हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, केवीएस में जो पेडागॉजी का फर्स्ट यूनिट है उसकी मैंने वाइस प्रिंसिपल एलडीसी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने कंप्लीट करा दिए थे। अभी मैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग जो सेकेंड यूनिट है उसके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो वो सारे कंप्लीट कराऊंगी। अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जिनका पेपर होने वाला है वो इससे रिवाइज करके ज़रूर जाएँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, कॉमेंट जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट असेसमेंट ऑफ लर्निंग एज पर आरटीई एक्ट 2009। अब देखिए, हिंदी इंग्लिश में बहुत डाउट हो रहा था इसलिए मैंने इंग्लिश वाला लिया है। मैं हिंदी में समझा दूंगी, आप समझ लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, हम ये बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए, आरटीई एक्ट में क्या बोर्ड एग्जाम को लेके कोई बात कही गई थी? अगर आपको आर्टिकल पता होंगे तो आर्टिकल 30A के तहत एक लाइन कही थी कि नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू पास एनी बोर्ड एग्जाम टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने तक किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा, बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला इसका आंसर सही हो गया। आरटीई एक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि जो प्राथमिक स्तर पे जो टीचर्स होते हैं उनको कितने दिन काम करना है, कितने घंटे काम करना है और एक दिन में कितना घंटा देना है। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं तैयार है तो आप आरटीई की मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पूछा गया है केवीएस में, द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, यानी कि संरचनावादी जो अप्रोच है, उपागम है, उसका मेन पर्पस क्या होता है। इसमें बताया था कि बच्चों को करने का मौका दिया जाए, ऐसा यही तो होता है ना। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। पहला वाला तो बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है कि स्टूडेंट एम्पावरमेंट, स्टूडेंट को बढ़ावा देना। सेकेंड है लर्निंग बाय डूइंग, तो लर्निंग बाय डूइंग इज अ गुड आंसर, बट आगे पढ़िए, अ टास्क इंडिविजुअली, यानी कि एक पर्टिकुलर एक कोई टास्क दे करके करना, तो ये यहाँ पे सही आंसर नहीं माना जाएगा। कंप्लीटिंग द कोर्स इन टाइम, कोर्स को कंप्लीट कर देना टाइम में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना ही नहीं होता कि उनको एकदम बांध बूंद के नहीं रखना होता है, तो इसका बेस्ट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिचुएशन इन टीचर सेंटर अप्रोच में बी टर्म एज, तो जो टीचर सेंटर्ड यानी कि अध्यापक केंद्रित जो उपागम होता है उसमें सिचुएशन कैसी होती हैं, तो नॉट सिचुएशन स्पेसिफिक होती है, कोई सिचुएशन विशिष्ट रूप से नहीं होती हैं। अदरवाइज हम यहाँ एलिमिनेट भी कर सकते थे क्योंकि टीचर सेंटर्ड अप्रोच को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हमेशा अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे सेंटर में कौन होता है, लर्नर होता है। तो यहाँ पे कैजुअल या लर्नर फ्रेंडली तो बहुत अच्छा आंसर हो गया, जो कि हो ही नहीं सकता था। नेचुरल एंड कॉन्टेक्चुअल टू लर्निंग, संदर्भ में सीखना, ये भी यहाँ नहीं होता है, कैजुअल भी नहीं होता है, इसका आंसर फिर फर्स्ट वाला ही निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेरियंशियल टीएलएम, यानी कि जिसमें एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा है बच्चों को, ऐसा कौन सा टीएलएम है। तो मूवीज या फील्ड ट्रिप या डिमॉन्स्ट्रेशन या एजुकेशनल टूर, इन तीनों जगह पे क्या होता है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करने का अवसर पाते हैं। लेकिन मूवीज़ में क्या है यार, मूवीज़ में देख लेंगे बस, वो देख के जितना ऑब्जर्व करना था उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, बस एक्सपेरिमेंट करने को कुछ नहीं मिलेगा, एक्टिविटी कोई वैसे पर्टिकुलर नहीं रहेगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉट, पूछा था इसीलिए आंसर हो गया मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कौन सा एग्जाम्पल असेसमेंट यानी कि जिसमें बच्चों का मूल्यांकन ना किया जा रहा हो उसका एग्जाम्पल है। तो उसका एग्जाम्पल आपका दिख ही रहा है, होमवर्क वाला कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन को पढ़ना हमारी ड्यूटी है। तो पहला है एनुअल एग्जामिनेशन, तो बिल्कुल इसके थ्रू असेसमेंट होता है। एडमिशन टेस्ट, इसके थ्रू भी असेसमेंट होता है। स्कॉलरशिप जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके थ्रू, क्योंकि स्कॉलरशिप दी जाती है ना, एग्जाम आपको असेस किया जाता है कि आप इस लायक हैं कि नहीं है स्कॉलरशिप देने के लिए, तो ये फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तो सही है, लेकिन थर्ड वाला असेसमेंट ऑफ होमवर्क लर्निंग का एक असेसमेंट एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिट प्लान, जो यूनिट प्लान होता है उसका पार्ट नहीं है। तो यूनिट प्लान का देखिए एचएम में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी आया, तो यूनिट को लेकर के बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे पहला है कि लिस्ट ऑफ प्रॉपर यूनिट एंड सब यूनिट, बिल्कुल यूनिट के अंदर में प्रॉपर यूनिट होती हैं और फिर सब यूनिट होती हैं। लिस्ट ऑफ मेथड एंड टेक्निक टू बी यूज, उसमें मतलब प्रॉपर मेथड होते हैं और टेक्निक होती है जिसको यूज़ किया जाना है। लिस्ट ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़, तो क्या जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें होती है, तो यूनिट प्लान में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं होता। लिस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ असेसमेंट, ये भी यूनिट प्लान में होता है कि हमको कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, जो यूनिट प्लान होता
होता है ना, उसमें प्रॉपर डिटेल होती है कि ये यूनिट है, ये सब यूनिट है, ये इस मेथड का यूज़ करना है, इस टेक्निक का यूज़ करना है और असेसमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है। लेकिन क्या हम जो यूनिट प्लान या अगर आपने इंटर्नशिप किया होगा तो इंटर्नशिप में जो यूनिट प्लान बनता था, क्या उसमें को करिकुलम एक्टिविटीज़ का जिक्र होता था? तो ऐसा नहीं है ना, इसीलिए इसका आंसर हो गया थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग को करिकुलर एक्टिविटीज नॉट एप्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉबी, यानी कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी है जो हॉबी को बढ़ावा नहीं देती है? तो अब यहाँ ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। फोटोग्राफी कैन बी हॉबी, स्टैम्प कलेक्शन ये भी हॉबी, एल्बम मेकिंग ये भी हॉबी को बढ़ावा दे सकती है, लेकिन फैंसी ड्रेस इज नॉट अ पर्टिकुलर विच इज़ गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉबी। तो यानी कि फैंसी ड्रेस कभी भी एक हॉबी को बढ़ावा देने के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। फोटोग्राफी से बच्चों की एक हॉबी क्रिएट हो सकती है, स्टैम्प कलेक्शन से हो सकती है और एल्बम मेकिंग से भी हो सकती है। 23rd क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर करेक्ट अबाउट टीचिंग, टीचिंग के लिए कौन सा पढ़ाने अध्यापन के लिए कौन सी लाइन एकदम परफेक्ट है? तो देखते हैं, टीचिंग इज एन एक्टिविटी विच इनवेरिएबली रिक्वायर्ड अ टीचर, यानी कि टीचिंग एक एक्टिविटी है जिसमें आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट, देखिए टीचिंग के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा हमको टीचर चाहिए होता है, कभी कभी हम आस पास से भी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके भी हम सीखते हैं। तो लर्निंग जो होती है, लर्निंग बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो टीचर से ही सीखे, ऑब्वियसली स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी तरीके होते हैं सीखने के। देखिए अब नेक्स्ट है, टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन क्लासरूम एक्टिविटी। क्या सिर्फ टीचिंग इतना है कि क्लास में बच्चों को इन्वॉल्व कर लेना? बिल्कुल नहीं। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी लाइन दे रखी है कि टीचिंग एक सिस्टम है एक्शन का, क्रियाओं का एक जो प्रणाली है जिसमें क्या होता है, जिसमें लर्निंग अधिगम प्रोड्यूस होता है, जिनकी बच्चे सीखते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल टीचिंग के लिए ये परफेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत होना ही होना था। ये टीचिंग इज मेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रिस्क्राइब सिलेबस, क्या टीचिंग का मतलब सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना होता है? तो बिल्कुल नहीं, इसीलिए आपका फोर्थ वाला गलत हो गया। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है कि अ टीचर फाइंड दैट देयर आर सम स्टूडेंट हु क्रिएट मिसचीफ। एक ये देखिए सीटेट का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन था ये, कि एक टीचर को कुछ बच्चे मिलते हैं जो कि कुछ ना कुछ मतलब क्लास में मिसचीफ, कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं या फिर मतलब परेशान कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो वार्न देम दैट दे मस्ट स्टडी एज द मैटर विल बी रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल, यानी कि आगे प्रिंसिपल के पास जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं, हमको किसी से कंप्लेन नहीं करनी होती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि आस्क देम टू लीव द क्लास, के क्लास छोड़ने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इग्नोर करेंगे? नहीं। गिव देम टास्क इन विच दे आर इंटरेस्टेड, उनको क्या कहेंगे? अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान करे तो उनको वो टास्क दे देंगे जिसमें वो इंटरेस्टेड है। यही यहाँ पे इन चारों में बेस्ट आंसर मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर स्टूडेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग इज, कौन सी जो स्टूडेंट रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है लर्निंग की तो उसमें सबसे अच्छी रेमेडी कौन सी होगी? ऑब्वियसली डायग्नोस्टिक टीचिंग होगी, यानी कि निदानात्मक अध्यापन जो होगा, जिसमें हम पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अदरवाइज एलिमिनेट करने वाला बेस्ट आंसर हो सकता था सजेशन फॉर द प्राइवेट ट्यूशन, क्या प्राइवेट ट्यूशन तो वैसे भी मना होता है। सजेशन फॉर द हार्ड वर्क के लिए भी हमको नहीं कहना है। लाइब्रेरी में भी उनको सुपरवाइज नहीं करना है। हमको क्या करना है? निदानात्मक अध्यापन पे जोर देना है, यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग पे जोर देना है, जिसमें हम पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, गैप कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड स्कूल करिकुलम शुड एग्रीड विथ, एक गुड जो करिकुलम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो करिकुलम से क्वेश्चन आया ही हुआ है, उसमें भी था, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में भी, इसमें भी है। अवेलेबल करिकुलम में अवेलेबल टेक्स्ट बुक एंड मटीरियल, द फिलॉसफी ऑफ स्कूल, गोल पर्पसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्कूल। अच्छा आंसर दिख रहा है हमको कि ऐसे एक अच्छा करिकुलम वही होगा, स्कूल का करिकुलम वही होगा जो कि जिसमें कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित होगा, पर्पस होगा और इंटरेस्ट। बिल्कुल मेन लाइन तो यही है ना कि बच्चों का इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही हो गया आपका आंसर। 27 क्वेश्चन है कि इफेक्टिव लर्निंग इन अ क्लासरूम में बी इंश्योर्ड बाई, जो इफेक्टिव लर्निंग है वो कैसे इंश्योर कर सकते हो? प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक, तो इमीडिएट फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि देना, कि तुरंत जो हम रिप्लाई देते हैं या फिर जो हम उनका एसेस करने के बाद तुरंत आकलन कर लेते हैं, वो जो फीडबैक देना वो तो हमेशा अच्छा होता है। प्रोवाइडिंग फुल फ्रीडम टू
स्टूडेंट। अरे डिसिप्लिन में नहीं रखना है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम पूरा ही फ्रीडम दे देंगे, तो ऐसा भी नहीं है। प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में एक्सेस करने को कह देना, ऐसा भी नहीं है। प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट होमवर्क, होमवर्क वाला तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता था, तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। सीसी का फुल फॉर्म अगर आ जाएगा, सीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत और कॉम्प्रिहेंसिव को क्या बोलते हैं, एक मिनट, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। तो ये नेचर से कैसे होता है, तो अगर आपको पता होगा सीसी, क्योंकि सीबीएसई में सीसी पैटर्न फॉलो होता था, मेरे टाइम में तो उसी टाइम में आई थिंक स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों का एफए होता था और एसए होता था, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होते हैं जो बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं, और समेटिव असेसमेंट वो होते हैं जो ईयर के एंड में होते हैं, एनुअल एग्जाम कह सकते हो या हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं उनको कहते हैं। तो सीसी में आपका दोनों इन्वॉल्व होता था, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। 29 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिपिक्ट अ मेजर लिमिटेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल, स्कूल के टाइम टेबल की कौन सी लिमिटेशन, कमी है, बड़ी कमी है, ठीक है। तो लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड कॉज इनकम्प्लीटनेस इन द प्लान्ड एक्टिविटी, यानी कि क्योंकि पीरियड की लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, इसकी वजह से अधूरापन सा होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो क्योंकि अगर लिमिट ऑब्वियसली कि हम अपने एक्टिविटी पे इतना ध्यान नहीं देंगे कि हम पूरा क्लास एकदम लंबा 2-2 घंटे का कर लें ना। टाइम पीरियड क्रिएट ऑब्स्टिकल इन कॉन्टिन्यूटी, ये एक रुकावट होती है कॉन्टिन्यूटी में, सतत बने रहने में रुकावट है, तो ऐसा भी नहीं है। टाइम टेबल इज अ थ्रेट टू फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन के लिए एक खतरा है, तो इनफैक्ट टाइम टेबल का लचीला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है टाइम टेबल ऑब्स्ट्रक्ट फ्रीडम फॉर एलोकेशन ऑफ टाइम एज पर चिल्ड्रन इंटरेस्ट, यानी कि हाँ ये हम कह सकते हैं, यही इसकी एक कमी है, जिसमें क्या होता है कि टाइम टेबल ऑब्स्ट्रक्ट फ्रीडम फॉर एलोकेशन, जो चिल्ड्रन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको जो टाइम दिया जाना है उसमें आज़ादी नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि टाइम टेबल ऑब्वियसली स्कूल की तरफ से बनाया जाता है, तो चिल्ड्रन की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, यही एक कमी रहती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन पर्पज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज, तो ECCE पढ़ा ही होगा, ECCE इसमें क्या मेन पर्पज है इसका, तो इसका मेन पर्पज क्या है, बच्चों को स्कूल रेडी करना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, इम्प्रूव चिल्ड्रन सोशलाइजेशन एंड परसेप्चुअल एबिलिटी टू क्रिएट स्कूल रेडीनेस, ताकि वो क्लास फर्स्ट में जाने के योग बन सके, रेडी फॉर क्लास फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, ECCE को यूनिवर्सलाइजेशन करने का, यानी कि सार्वभौमिक करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ठीक है, आप ये कमेंट करके बताइएगा। विच वन इज़ नॉट अ फेज ऑफ स्किल लर्निंग, कौन सा स्किल लर्निंग का जो कौशल अधिगम होता है उसका कौन सा फेज नहीं होता, तो उसका फेज है कंजक्टिव फेज नहीं होता। देखिए ये तीनों फेज होते हैं, कॉग्निटिव भी होते हैं, एसोसिएटिव भी होते हैं, ऑटोनोमस भी होते हैं, यानी कि ज्ञानात्मक रूप से भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, ऑटोनोमस मतलब व्यक्तिगत रूप से भी होता है, लेकिन कंजक्टिव कोई भी ऐसा फेज नहीं है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्सेसिव साइनस एंड हैविंग डिफ़िकल्टी इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन आर सब्जेक्टेड टू, अगर कोई पर्सन बहुत शर्मीला है, ठीक है, और उसको डिफ़िकल्टी होती है दूसरों से इंटरेक्ट करने में, तो उसको कैसी थेरेपी देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसको हम एजर्टिव लर्निंग देंगे। एजर्टिव लर्निंग की मैं हिंदी बताती हूँ, तो एजर्टिव लर्निंग को निश्चयात्मक अधिगम बोलते हैं, तो यहाँ पे निश्चयात्मक अधिगम दिया जाएगा। और ये उसके पहले वाला था जिसमें कंजक्टिव को संयोजनात्मक कहते हैं, ठीक है। बहुत हिंदी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाती है, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के अधिगम का मूल्यांकन करते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए, प्रत्येक छात्र के उत्तर के प्रति संवेदनशील होना, बिल्कुल हमको सेंसिटिव तो होना ही होना है ना, कि बच्चे कैसा भी आंसर दें उसके प्रति, अगर कुछ सडनली कुछ ऐसी बात कर देते तो हमको सेंसिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टाइम पे बच्चों को भी हमको सेंसिटिव बनाना है, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो उसको लेकर के, चाहे वो जेंडर जो बेस सिस्टम होता है उसको लेकर के, विभिन्न तरीक़ों से जानकारी एकत्र करना, तो ये चीज़ तो अच्छा है, और उनके बीच तुलना करना, तो यही तो नहीं करना चाहिए हमसे पूछा गया है क्या नहीं करना है, हमको कंपैरिजन करना है, बिल्कुल नहीं करना है, कंपैरिजन हमको कभी भी नहीं करना होता, इसीलिए इसका आंसर थर्ड हो गया। 34th क्वेश्चन है, बस ये लास्ट दो हैं, बहुकोटि, एक मिनट बस इंग्लिश। 34th क्वेश्चन में है कि वाइल मेकिंग ग्रुपिंग ड्यूरिंग मल्टी ग्रेड टीचिंग, जो मल्टी ग्रेड टीचिंग होती है उस टाइम पे ग्रुपिंग करते टाइम टीचर को क्या नहीं करना चाहिए,
तो पहला है कि मेक ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट, ये करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका यही होता है कि जो नहीं है तो वो तो हटाना ही हटाना है, लेकिन और अदर 3 चीज़ें तो उसका आंसर हो सकते हैं ना। तो नेक्स्ट टाइम मान लीजिए यही पूछ लिया कि मल्टीग्रेड टीचिंग में क्या करना चाहिए, तो ये हो जाएगा कि ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट ओनली, अलाउ स्टूडेंट टू मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, क्योंकि मल्टीग्रेड टीचिंग यानी कि कई सारे ग्रुप बनेंगे तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं हम। चेक स्टूडेंट इंट्रैक्शन, स्टूडेंट का इंट्रैक्शन चेक कर सकते हैं, ये सब करेंगे। लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि इन्वॉल्व हर सेल्फ या हिमसेल्फ इन अ गुड एक्टिविटी, खुद टीचर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ट यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, यानी कि मात्रात्मक एनालिसिस डेटा का जो होता है वो कौन सा टूल बेस्ट होगा। तो पोर्टफोलियो नहीं होगा, क्वेश्चनायर भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं होगा, असाइनमेंट जो होता है वो बेस्ट आंसर होता है इसका, जिसके द्वारा हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं डेटा का, होमवर्क जिसको कहेंगे, ऐसे असाइनमेंट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं इसके अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के। अब इसके बाद अगली 3rd, 4th, 5th यूनिट, बस 3 यूनिट और है और फिर फाइनली ये वाइस प्रिंसिपल का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। होपफुली मैं आज ही डाल पाऊंगी तो आज ही डाल दूंगी, अदरवाइज आज 1-2 तो कंप्लीट ही हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।